गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और आज आपकी तारीख है 12 जून है, 12 जून, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट 9 को लेके चल रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। और अब जो आपकी क्लास होने वाली है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, जिसका हम लोग डिस्कस करने वाले स्वॉट पे। इस पर स्वॉट को डिस्कस करेंगे। स्वॉट होता क्या है? स्वॉट एनालिसिस है आपका। ठीक, स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो क्या सभी लोग तैयार हो? आप सभी लोग चलो। सबसे पहले स्वॉट होता क्या है? स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्वॉट का फुल फॉर्म होता है, पता है किसी को स्वॉट का फुल फॉर्म? एस का मतलब होता है क्या? डब्ल्यू क्या होगा, ओ क्या होगा और टी क्या होगा। ये 4 पॉइंट हम लोगों को देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? साथ में मेरे लिखते चलेंगे। ठीक, स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है आपका। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब तो वीकनेस होता है आपकी, वीकनेस होता है। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होता है आपका। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ फिर इसका टी का मतलब थ्रेड्स होता है। क्या होता है? थ्रेड्स, थ्रेड्स होता है। अगर यहीं पर इसको हिंदी में बात करेंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी जान लो। सबसे पहले होती स्ट्रेंथ, मिस होती है ताकत, या होती है क्या होती है? ताकत होता है या शक्ति होती है। वीकनेस में कमजोरी होता है, कमजोरी होता है। और अपॉर्चुनिटीज मिस क्या होती है? बताओ। अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिस होता है अवसर। ठीक, अवसर होता है। और थ्रेट्स मिस क्या होता है आपका? थ्रेट्स मिस होता है खतरा, खतरा ये होता है। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लें। सबसे पहले होता है स्वॉट विश्लेषण होता है। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? तो स्वॉट विश्लेषण क्या होता है? तो आप बता सकते हो स्वॉट विश्लेषण मुख्य रूप से, जिसमें एस, एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, टी का मतलब थ्रेट होता है। एग्जाम में इसके फुल फॉर्म की कंडीशन को पूछा जाता है। हाँ बोले सर। थ्रेट का मतलब डर होता है ना, कि डरते हैं लोग। डर, थ्रेट्स का मतलब डर, वही खतरा, खतरा होगा तभी तो डरेंगे। इसको आप डर भी लिख सकते हैं, भय बोलते हैं मुख्य रूप से, भय। जी सर, खतरा तो किसी चीज का खतरा होता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर भी चीज का खतरा होगा ना। जब पुराने से, जब हम एक सामान्य परंपरा से नई परंपरा में जाते हैं, तो हमें हमेशा डर रहता है ना, कोई नई चीज का खतरा रहता है, जोखिम होने का खतरा रहता है। फायदा भी होता है तो खतरा भी होता है। तो सबसे लास्ट में जाने से पहले सबसे ऊपर वाले को जो हम डिस्कस करेंगे, तभी हम आगे भय, खतरा क्या होता है ये भी बता पाएंगे ना। चलो, सबसे पहले तो ये जाना कि सबसे पहले इसके चारों की मीनिंग्स क्या होती है। एग्जाम में इसका यही सीक्वेंस लगाने को नहीं आता, बल्कि सही मीनिंग समझने के लिए आता है कि सही मीनिंग इसकी क्या होती है। तो कहता है कि यह जो विश्लेषण है, यह विश्लेषण का एक ढांचा है। क्या है? एनालिसिस या फ्रेमवर्क। मतलब कहते हैं ये एक एनालिसिस फ्रेमवर्क है, एनालिसिस फ्रेमवर्क है। ठीक, ये एनालिसिस फ्रेमवर्क है आपका। कुल मिला के इसको अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो यह एक प्रकार का विश्लेषण का ढांचा है, जिसमें हम 4 चीजों को देखते हैं। किसी की ताकत को देखते हैं, शक्ति को देखते हैं, फिर उसकी कमजोरी को देखते हैं, फिर उसके पास क्या क्या अवसर है ये देखते हैं, फिर उसको किन किन चीजों से खतरा है या किन किन चीजों से भय है, ये सब चीजें देखते हैं। इससे क्या होता है? इसका उपयोग जो है
कंपनी जो है, दो कंपनियां होती हैं, दो कंपनियां एक दूसरे का कंडीशन हमेशा स्वॉट एनालिसिस करते रहते हैं। क्या करते हैं, अगर इसको आप डीप में पढ़ना चाहोगे तो आप एमकॉम बीकॉम की जो बुक्स होती हैं, कॉमर्शियल जो होती है, कॉमर्शियल बुक्स में आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो। ठीक, उसमें एक टॉपिक, एक पूरी की पूरा टॉपिक ही इसमें दे रखा है। हम लोग छोटा सा है, उसमें पूरा का पूरा लेसन बना के रखा स्वॉट का, कि स्वॉट होता क्या है, कि जब बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में जाके कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट में आपको उसकी मतलब ताकत का पता चलना चाहिए, फिर उसकी वीकनेस क्या, वीकनेस पता चले, फिर उसके बाद क्या था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती, किसके किसके बाद मिलेंगी, तो ये सब चीजें होती है, कंपनियां होती है। मतलब कहते हैं यह एक ऐसा इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करने और रणनीति योजना विकसित करने के लिए किया जाता है, जहां पर मुख्य रूप से इसमें जो है आंतरिक और बाह्य कारकों के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हैं। लिखेंगे शॉर्ट में, लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर तो देखते ही है। शॉर्ट में कहते हैं यहाँ पे एनालिसिस, तो शॉर्ट का शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट एनालिसिस में हम लोग इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक, कहते हैं कि इसमें जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब आंतरिक और बाह्य फैक्टर हम देखते हैं। क्या देखते हैं, फैक्टर, फैक्टर मींस कारक होता है। क्या होता है, कारक। हम आंतरिक और बाह्य कारकों का विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं। क्या देखते हैं, करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक, फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर देखते करंट मतलब होता है वर्तमान और भविष्य। अपॉर्चुनिटीज में क्या होती है, संभावना, हम देखते हैं सबसे पहले आंतरिक रूप में क्या उसकी पूरी की पूरी आंतरिक रूप से उसका हम देखेंगे, फिर बाह्य रूप से उसके देखेंगे। क्या देखेंगे, हम फैक्टर देखेंगे, कारक देखेंगे कि कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, उनकी ताकत में कौन कौन से प्रभाव उनको डालते हैं, कौन कौन सी उनकी कमजोरी है, उनके पास ऐसे कैसे अवसर मिल जाते हैं कि वो हर बार अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, फिर उनको खतरा किन किन चीजों से रहेगा। ठीक, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग शॉर्ट एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक, बताओ सबको। जी। अब इसका उपयोग कहते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस और शॉर्ट मैट्रिक्स, कभी कभी शॉर्ट एनालिसिस और मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स मतलब होता है एक तरीके से ज्योमेट्रिकल, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में बनाएंगे, अभी बनाकर भी दिखाएंगे। कहता है कि इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक यूज्ड टू हेल्प ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू बिजनेस कंपटीशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। कहते हैं जैसे टेंडर आप भर रहे हो, देखते होंगे कि टेंडर निकलता है कि कोई एग्जाम कंडक्ट कराने का, कोई कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है। इससे पहले 2016 से पहले जब हम अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे, 2012 से लेके 2016 के दौरान हमने भी एक कंपनी में काम किया। वो कंपनी क्या थी, वो कॉपियों का इवेल्युएशन कराने का टेंडर लेती थी, ठीक है। डिजिटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, उसमें हम काम करते थे। वो क्या करती थी, कॉपियों को इवैल्यूएशन कराने का काम करती थी, जो कि यूनिवर्सिटीज में एक गुप्त विभाग में रहा करते थे, ठीक। तो वहां के पूरे काम पता थे मुझे, तो वहां पर भी हम लोग की स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस है, ये सब का सब हमारे जो बॉस थे, जो डेविड डेनिस मारियो थे,
उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा डेवलप कर रखा था। और वहां पर ऐसा था कि कहीं पर कोई भी एक कॉपी इधर से उधर हो ही नहीं सकती। मतलब वहां पर कोई अगर बच्चा ये कह दे कि मैंने कॉपी में अपना रोल नंबर लिख दिया है और मुझे नंबर अच्छे मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कॉपी को बड़ी बारीकी से चेक करके तब टीचर के पास भेजा जाता था। ठीक है, तो वहीं पर शॉर्ट में भी क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बिजनेस फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बिजनेस फैक्टर के रूप में होता है। अब इसको हम अपने एजुकेशन में क्यों पढ़े, क्योंकि एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि हम अदर यूनिवर्सिटी से कैसे बेटर कर सके, अदर कॉलेज से हम कैसे अपने आप को बेटर परफॉर्म करा सके, इन सब चीजों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में देखिए एक हेल्पफुल होगा और एक हार्मफुल होगा। अब हेल्पफुल और हार्मफुल देखिए कैसे बनेगा, एक ग्राफ बनाते हैं मैट्रिक्स। ठीक, ये मैट्रिक्स बनेगा, एक आपका इसमें चार खाने होंगे आपके। ठीक, ये चार खाने आप ऐसे बनाओ। सबसे पहले एक छोटा सा ऊपर ऐसे बना दो। अब देखो एक ऐसे बना दो। सबसे पहले ये आपकी एक और बना लो ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका। सबसे पहले ये हो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, स्ट्रेंथ आएगी आपकी। क्या आएगी, सब लोग को आवाज आ रही है। सबसे पहले स्ट्रेंथ आई नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अब क्या आएगा, वीकनेस। आवाज आ रही, हेलो जी सर, जी सर आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आया, फिर ये आया आपका, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ आएगा, वीकनेस हो गया, वीकनेस क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी, अपॉर्चुनिटीज आया, अपॉर्चुनिटीज क्या थ्रेड्स आएंगे आपके। ठीक, ये चीजें आई। अगर हम बोलेंगे इसको तो ये बोलेंगे ताकत, यहां पर कमजोरी, और यहां पर क्या आएगा, अवसर, और थ्रेड पे भय या डर। ठीक, ये सब चीजें। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कौन से इंटरनल पार्ट होंगे, कौन से एक्सटर्नल पार्ट होंगे। एग्जाम में यही पूछा जाता है, कौन सा हार्मफुल होगा, कौन सा हेल्पफुल होगा। तो याद रखिए ये आपके हेल्पफुल है, आपके हेल्प भाई। किसी की ताकत होगी, किसी को अवसर मिले। मान लो क्रिकेट आप देखते हो कैच छूट जाता है, मान लो किसी का कैच छूटा, उस पे एक बार जीवन दान मिल गया, तो उसने सेंचुरी मार दी, तो उसको एक अवसर मिला। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में भी अवसर मिलता है। ठीक है, हम लोगों के जीवन में भी अवसर मिलता है। ठीक, हम लोगों के जीवन में भी जब अवसर मिलता है, तो अवसर मिलने पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो हम लोग उस अवसर को भुना लेते हैं, उसको सक्सेसफुल बना लेते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ये आपकी हेल्पफुल होगी, सहायक होगी। क्या होगी, सहायक होगी, सहायक होगी। अब देखिए फिर हार्मफुल कौन है, हार्मफुल मतलब आपकी जो कमजोरी होगी। कमजोरी में जैसे आपको पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाते हो, आपका माइंड, अगर किसी ने आपको 2-4 वर्ड बोल दिए घर में या बाहर, तो आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, हार्मफुल। आपकी ये वीकनेस है। ठीक है, ये वीकनेस है जो आपको कमजोर बनाती है। फिर आता है भय। भय में क्या होता है, कोई पुरानी चीज जो है जैसे चल रही है हमारी कंपनी वैसे चला रहे, अब कोई ये कह दे कि भाई इसमें जो है बूढ़े लोगों को निकाल दो और नौजवान लोगों को ही रखो, तो उसको ये भी भय रहेगा, नौजवान लोगों को हम रख तो देंगे लेकिन अनुभव कहां से लेकर आएंगे, तो दोनों का मिश्रण रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी भय रहता है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात आती है आपकी अंदर की बात
कि ये अंदर क्यों, मतलब आंतरिक रूप में कौन सा आएगा, इंटरनल पार्ट कौन सा होगा। तो इंटरनल आपकी ताकत जो होती है वो आपकी आंतरिक होती है कि बाहर होती है, शक्ति जो होती है वो इंटरनल पार्ट आपका यहाँ पर होगा। इंटरनल होगा, हाँ इंटरनल इसको होगा। ऐसे लिखते हैं, इसको लिख लो ऐसे इंटरनल पार्ट, ठीक है। इंटरनल, ठीक है, क्या हुआ, इंटरनल है आपका, और ये एक्सटर्नल है आपका, एक्सटर्नल है आपका, ठीक है। ये आपका बाह्य है, क्योंकि अवसर बाहरी रूप से मिलता है, भय हमें बाहरी लोगों से होता है, और ये इंटरनल आंतरिक होता है, ये आपका आंतरिक होता है। इसमें ताकत हमें हमारे अंदर होती, कमजोरी हमारे अंदर होती, कमजोरी हमारी कोई देख नहीं सकता है। क्या कोई देख सकता है क्या कमजोरी हमारी, कोई नहीं देख सकता जब तक हमारे साथ घुल मिलकर बैठे उठे ना, जाने समझे ना, तब तो ये आपका हो जाता है। इसीलिए इसको मैट्रिक्स नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स देखिए 2 into 2 का फैक्टर बनता है ना, 2 into 2 का फैक्टर बनता है, मतलब कहते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स में इसके 4 तत्वों के साथ एक शॉर्ट एनालिसिस, मतलब 4 फैक्टर होते हैं, कितने 4 फैक्टर यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है। 4 फैक्टर होते हैं जो कि 2 into 2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर है यहाँ पर, बताओ सबकी सब चीजें, बताओ। जी सर, क्लियर है। अब जब इतनी चीजें जब आप जान गए तो इसका प्रयोग हम कंपनी करती क्यों है, तो कंपनी क्या करती है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सभी चीजों को जानकर, जो इंटरनल और एक्सटर्नल के इन्वायरमेंट को जान के, ठीक है। आंतरिक, अब हमने देखा कि इंटरनल रूप में उसका क्या है कंडीशन, और एक्सटर्नल रूप में क्या कंडीशन, दोनों के इन्वायरमेंट को जांच पर रख लिया, तब जाके हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम स्ट्रेटजी बनाने के लिए करते हैं। लाइन लिख लो, लिख लो, स्वॉट का प्रयोग, स्वॉट का प्रयोग इंटरनल और एक्सटर्नल के वातावरण को देखकर, इंटरनल और एक्सटर्नल के वातावरण को देखकर स्ट्रेटजी बनाने में काम आता है। जानते हैं स्वॉट को, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वॉट का में भी सबसे पहले नाम किसने लिया होगा, किसने किया, तो अल्बर्ट का आता है, अल्बर्ट, हाँ अल्बर्ट हम्फ्रे आता है, अल्बर्ट हम्फ्रे का नाम आता है जिन्होंने डेवलप किया है स्वॉट को, ठीक है, अल्बर्ट हम्फ्रे। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, कोई और इनकी आवाज सुन पा रहा तो बताए मुझे। क्लियर हो गया ये, बताओ। ये पूरा का पूरा आपका शॉर्ट है, शॉर्ट के बारे में आपकी इतनी है। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। हाँ बोले सर। अल्बर्ट क्या लिखा है आपने? हम्फ्रे, हा आधा माँ, हम्फ्रे, हाँ हा आधा माँ, फा में नीचे रा और ए की मात्रा, हम्फ्रे, ठीक है, HAMFRE, हम्फ्रे है आपका। क्लियर है, चले आगे। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, टेररिज्म का आता है। क्या आता है, टेररिज्म का आता है। शॉर्ट में जितना बता दिए इतने में से ही आपका सब कुछ आपका आ जाएगा। चलो
अब हम लोग बात करते हैं टेलरिज्म की, टेलरवाद की। ठीक है, टेलरिज्म की। टेलरिज्म होता क्या है? टेलरवाद बोलते हैं ना, ठीक, टेलरवाद बोलते हैं कि टेलर क्या होता है, तो इसको जो है कहते हैं टेलरवाद के जन्मदाता जो है, इसको जो है 20 मार्च 1856 ईस्वी को F.W. टेलर ने दिया था। फ्रेंसिस विंसो टेलर, क्या नाम इनका, नाम क्या, फ्रेंसिस विंसो टेलर नाम है इनका, क्या नाम है? फ्रेडरिक विंसो टेलर, इसको जो है फ्रेडरिक विंसो टेलर ने दिया इसको। ठीक है, फ्रेंसिस विंसो टेलर ने टेलरवाद सिद्धांत की प्रतिपादन किया है। कब किया था? 20 मार्च 1856 को दिया था। ठीक है, सभी को मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही बताओ पहले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ कोई बोल नहीं रहा है। सब लोग लिख रहे हो क्या? जी सर आ रही, सब लोग लिख रहे हैं सर। अच्छा, हाँ लिख सर नोट करते हैं तो हमेशा वो अनम्यूट करते, दिक्कत होती। चलो, तो टेलरवाद की जब बात करते हैं तो टेलरवाद में कहता है कि यह जो है इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण दिया, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की ये बात करते हैं। ठीक है, टेलरवाद को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। इन्होंने आपसे क्वेश्चन सहज ही पूछ जाता है कि टेलर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो आप बताएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात इन्होंने करी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि टेलर ने इन पर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पे अगर हम देखेंगे, इन्होंने 3 बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किए। कहते हैं कि एक 30 रेट सिस्टम में इनकी एक बुक का नाम क्या था? पीस रेट सिस्टम। ठीक, इनके इस सिद्धांत को हम लोग कहां पर पढ़ने को मिलता है? हम लोगों को मुख्य रूप से इस किताब में हम लोगों को पढ़ने को यहाँ पर मिलता है। हम लोगों को क्लियर है यहाँ पर? बताओ इतनी चीजें। हाँ सर, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। तो सबसे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। अब जानेंगे कि भाई इनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है या प्रिंसिपल है, जो कुछ भी है उसके बारे में जानेंगे। तो कहते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल टू ओवरकम द डेफिशिएंसीज इन द मैनेजमेंट टेलर formulated 4 new principles and new duties to be assumed by the management, which are now as a principle of scientific management they are। मतलब ये कहते हैं कि प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए मूल सिद्धांत जो होता है, टेलर ने प्रबंधन द्वारा ग्रहण किए जाने वाले 4 नए प्रिंसिपल्स को बताया। कितने प्रिंसिपल को बताए? 4 न्यू प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ बताए। यहाँ पे 4 न्यू प्रिंसिपल्स बताए हैं। इन्होंने कहा है किसके लिए? मैनेजमेंट या प्रबंधन को सुधार लाने के लिए इसमें 4 नए सिद्धांतों या कह सकते हैं न्यू ड्यूटीज भी लिखकर आएगा, तो आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन में 4 नए सिद्धांतों की बात इन्होंने बताई है। अब वो 4 सिद्धांत क्या है? चलो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। 4 नए पहले पॉइंट में कहते हैं द डेवलपमेंट
कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क, कहते हैं काम के एक सच्चे विज्ञान का विकास करना। कहते हैं साइंस ऑफ वर्क मतलब कहते हैं विज्ञान का, कहते हैं कि काम के एक सच्चे विज्ञान का विकास करने की क्या बोलते हैं, लिखेंगे द डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू, कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क, क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ वर्क, साइंस ऑफ वर्क, ये आपका की पॉइंट है आपका, ठीक। पहले पॉइंट साइंस ऑफ वर्क हो गया। दूसरे साइंस ऑफ वर्क मतलब कहते हैं विज्ञान का, मतलब कहते हैं कि साइंस ऑफ वर्क जो है ये हो गया पॉइंट। फिर दूसरा कहते हैं, तो दूसरा पॉइंट आपसे लिखेंगे द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन एंड देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे द साइंटिफिक द साइंटिफिक सिलेक्शन, वैज्ञानिक सिलेक्शन, वैज्ञानिक चयन ना, द साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है, द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन the scientific selection of workmen and their progressive development, इसमें क्या कहते हैं काम करने वालों का वैज्ञानिक चयन और उनका प्रगतिशील विकास। क्या लिखेंगे, काम करने वालों का वैज्ञानिक चयन और उनका प्रगतिशील विकास, ठीक। लिख लिया यहाँ पर, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, ठीक है, ये आपका की पॉइंट यहाँ पर बनेगा आपका, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, मतलब कि जो भी काम करने वाले होंगे उनका चयन किस तरीके से होगा, तो उनका चयन वैज्ञानिकता के आधार पर होगा, साइंटिफिक सिलेक्शन होगा, ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन पहले साइंस ऑफ वर्क होगा, दूसरा साइंटिफिक सिलेक्शन हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरे पॉइंट में कहता है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सिलेक्शन ऑफ वर्क। अब इन दोनों को जोड़ने का, मतलब इन दोनों को साथ लाने का कार्य करते हैं, कहते हैं ब्रिंगिंग, ठीक है। पहला आता है ब्रिंगिंग टुगेदर, ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क, of science of work and the scientifically selected workers, the scientifically selected वर्कर्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे कार्य विज्ञान, मतलब कार्य विज्ञान और वैज्ञानिक रूप से चयनित श्रमिकों को एक साथ लाना,
कार्य विज्ञान और वैज्ञानिक चयन, ठीक है, वैज्ञानिक चयन, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से चयनित या वैज्ञानिक रूप से लिखेंगे वैज्ञानिक रूप से चयनित, वैज्ञानिक रूप से चयनित, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से चयनित श्रमिकों को एक साथ लाना, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बोलते हैं, चौथा इनका सिद्धांत क्या है, इन्होंने बोला है द इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, क्या बोलते हैं, द इक्वल डिवीजन, दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना, बोलो तो भाई। आपकी आवाज को सुन के लिख लेते हैं। अच्छा, हाँ लिखिए द इक्वल डिवीजन, द इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क एंड द responsibility between management and workers, ठीक है, वर्कर्स आता है आपका इतना। इसको कहते हैं काम का समान रूप से विभाजन, लिखेंगे काम का समान विभाजन, ठीक है, काम का समान विभाजन और प्रबंधन और श्रमिकों के बीच, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच, ठीक है, श्रमिकों के बीच जिम्मेदारी, ठीक, जिम्मेदारी। अब ये चारों लिख लो, तो इसको इन चारों को समझना, वन बाय वन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क, मतलब विज्ञान जैसा कहता है, विज्ञान के आधार पर काम को करने के लिए बोलते हैं, सबसे पहला इन्होंने बोला। फिर दूसरा कहते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन एंड देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, मतलब कहते हैं कि जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन करना और उनकी प्रगतिशीलता का विकास करना है, कि हम जो है उनका जब चयन करेंगे तो जो वर्क हमने साइंस ऑफ वर्क पहले बोला है उसी के आधार पे इनका चयन करेंगे, और वो क्या आगे इसके लिए वो तैयार है कि नहीं ये काम करने के लिए, इसको भी पहले से ही अब जांच लेंगे। फिर इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स, कहते हैं कि इसमें जो है कार्य विज्ञान, ठीक है, जो पहला वाला है कार्य विज्ञान, और वैज्ञानिक रूप से चयनित जो दूसरा वाला है वैज्ञानिक रूप से चयनित, जो उन दोनों को साथ में लेकर आएंगे, दोनों सिद्धांतों को जब लेकर आएंगे तो जब दो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तो उनको जो है तीसरे पॉइंट में कहता है कि द इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम का समान रूप से हम विभाजन कर देंगे। कैसे? जिसकी जितनी योग्यता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम का डिवाइडेशन कर देंगे।
फिर कहता है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन पे भार डालेंगे, जिम्मेदारी डालेंगे कि वो जो है श्रमिकों को मैनेज करे काम करने के लिए, क्या करे, श्रमिकों को मैनेज करे काम करने के लिए। तो इन्होंने बताया है, इन्होंने मानवीय संबंधों पर किसी भी प्रकार का बल नहीं दिया। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में क्या मानवीय संबंधों पर बल दिया जाता है, तो आप बताओगे नहीं। जैसे मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हो, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप 8 घंटे करो, अन्यथा अन्यथा आपको आपका पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, वो वहां पर प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप को कम ध्यान देते हैं। याद रखना, ये पॉइंट की पॉइंट है, तो इसको आपको याद रखना अपने माइंड में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको ह्यूमन रिलेशनशिप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि ये ह्यूमन, ये क्या कहता है सर? हाँ, सर ये फर्स्ट का हिंदी क्या होगा? किसका? फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट में बताया, क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ वर्क ए ट्रू, मतलब वास्तविक रूप में अगर आपको काम करना है तो साइंस ऑफ वर्क, विज्ञान का कार्य, वैज्ञानिक कार्य करो आप। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कार्य कहते हैं काम के काम के सच्चे वैज्ञानिक, सच्चे विज्ञान का, सच्चे कार्य विज्ञान, सच्चे कार्य विज्ञान का विकास। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये होता है आपका। अब इन्होंने जब इतनी चीजें बताई तो आगे और भी कहानी चली। जब इतनी चीजें थी तो जब इन चारों के आधार पे इनकी चिंताएं व्यक्त करी तो इन्होंने और पॉइंट्स कुछ बताए आपके पास, आपके सामने। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इन्होंने पहला बताया कि मेंटल रिवॉल्यूशन फंक्शन फॉर मैनशिप, कहते हैं मानसिक क्रांति कार्यात्मक मोर्चा का काम अध्ययन कर, मतलब कहते हैं कि मेंटली रूप से रिवॉल्यूशन करो, मतलब उनमें जो है वो बदलाव लेकर आओ। फंक्शन मोर मैनशिप, कहते हैं कि वर्कलोड अगर आपके ऊपर बढ़ रहा है तो आप ऐसा क्या है कि आप वर्क प्रोडक्टिविटी को आप ज्यादा इंपॉर्टेंसी दो, मतलब जो जिसको जो वर्क आता है उसको वर्क वो दो। कहते हैं कि वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, कहते हैं काम का अध्ययन और काम का मापन जो है हमको आना जरूरी है। फिर कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, उपकरण का मानकीकरण हमारे पास होना चाहिए। इसके पॉइंट को भी लिखते चलो, इसको साफ करें। जी जी। हाँ, ठीक है। अब इन्होंने जब चिंताएं जताई तो चिंताएं जताने पर पहले पॉइंट में ये बोलते हैं क्या, पहले पॉइंट में बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन फंक्शन फॉर मैनशिप। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन फंक्शन, मेंटल रिवॉल्यूशन फंक्शनल होता है, फंक्शन या फंक्शनल, फंक्शन फॉर मैनशिप। मैनशिप क्या होता है? कहते हैं कि मानसिक क्रांति कार्यात्मक मोर्चा को लेने की बात करते हैं कि मानसिक संक्रांति मतलब मानसिक रूप से बदलाव लाना है लोगों के कार्य करने के तरीके पर, लोगों के कार्य करने की शैली पर। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर हम एक दिन में ये काम पूरा कर लेंगे तो हमें पूरे दिन का पैसा मिलेगा ही नहीं, जबकि वो ये नहीं जानता कि अगर एक दिन में हम पूरे दिन में, अगर हम एक दिन के काम को आधे दिन में करेंगे तो कल का काम भी तो हमें मिल जाएगा, तो 2 दिन का पैसा हमें एक दिन में मिलेगा। तो वही ये मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में कहता है यहाँ पे, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में कहता है वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट हमें आना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क स्टडी एंड
वर्क मेजरमेंट, ठीक। अब कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें काम का अध्ययन, हम कहते हैं कार्य का अध्ययन हमें करना चाहिए और कार्य का मापन भी करना चाहिए। मतलब कार्य का हम अध्ययन भी करें और कार्य का हम मापन भी करें, तब हमारे लिए अच्छा पॉइंट होगा किसी भी चीज को मैनेज करके चलाने के लिए। जब हमें कार्य का पता होगा और कार्य में क्या क्या मापन करना है ये पता होगा, तब हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, अच्छे उपकरण लगाएंगे। अच्छे उपकरण का मतलब बहुत ऐसे उपकरण लगाएंगे जिसपे हमें ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, हमें, ठीक है, ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ऐसी चीजों को लेंगे। तो लिखेंगे क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स की बात करेंगे। फिर और क्या कहता है सिलेक्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। जब टूल्स का आप प्रयोग कर लेंगे तब आपको ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इन टूल्स को यूज करने में सक्षम हो। तो क्या करेंगे, सिलेक्शन, कहते हैं सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, लोगों को चयन करेंगे। चयन करना तो उनको क्या है, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को वो ट्रेन करेंगे चलाने के लिए। फिर उसके बाद जब ट्रेन कर लेंगे तब उनको टास्क देंगे, चुनौतियां देंगे। हम क्या कहेंगे, टास्क परसेप्शन, ठीक है, टास्क प्रिस्क्रिप्शन। टास्क प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि वहां पर उनको चीजों को टास्क प्रिस्क्रिप्शन में हम उनको सिखाएंगे किसी भी लक्ष्य को कैसे हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 6 पे क्या आता है, इंसेंटिव आते हैं। क्या, इंसेंटिव स्कीम। अब टास्क उनके सामने रख दिया, अब हमने इंसेंटिव स्कीम में ये हुआ कि टारगेट, आप देखते होंगे कि कंपनियों में टारगेट बेसिस पे काम होता है, ठीक, टारगेट बेसिस पे काम होता है, इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं। इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है कि अगर ये हुआ, जैसे आप देखो आप एमआर जो होते हैं, जो डॉक्टर जो दवा को सेल करने वाले होते हैं, एमआर जो होते हैं कंपनियों में जो होता है दवा को क्या कहते हैं मार्केट में पब्लिश करने के लिए एमआर लोगों का काम होता है कि वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपनी दवा की क्वालिटीज को बताते हैं कि उनकी दवा में क्या क्या क्वालिटी। तो ये होता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से बात करके अपनी प्रोडक्टिविटी को दिखा सकता है। तो वहां पर जो जितना अच्छा काम करेगा उसको अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। जैसे हम भी जब काम करते थे तो हम लोगों का प्रोजेक्ट जो होता था 7 करोड़ 8 करोड़ का टेंडर होता था। जब वो बहुत बड़ा टीम वर्क होता था, टीम वर्क पूरा काम कर लेती थी, तो जो परमानेंट जो थे वर्कर उनको जो है ट्रिप पर भेजते थे, या 20,000 या 25,000 या जितनी उनके बचता था पैसा तो वो इंसेंटिव के रूप में उनको बांट देते थे। इससे क्या होता था कि मोटिवेशन मिलता था। क्या मोटिवेशन, तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव स्कीम को बोलते हैं प्रोत्साहन योजनाएं। क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन योजनाएं, प्रोत्साहन योजनाएं मिलती हैं। फिर इसके बाद 7वें नंबर क्या कहता है, 7वें नंबर पर कहता है कि वर्क एज ए इंडिविजुअल एक्टिविटी ट्रेड यूनियन। कहता है कि व्यक्तिगत गतिविधियां और ट्रेड यूनियनों के रूप में कार्य करना होता है, कि व्यक्तिगत गतिविधि भी हमारी ना हो। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वर्क एज, लिखेंगे वर्क एज एन इंडिविजुअल, work as an individual activity ठीक है, एक्टिविटी ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ठीक, ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करेंगे। ट्रेड यूनियन जो होती है आपकी,
ट्रेड यूनियंस में कहता है कि वह जो काम होता है अपने व्यक्तिगत गतिविधियों को हम ध्यान में देंगे, ट्रेड यूनियन के रूप में हम कार्य करेंगे। फिर इसमें कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि यहाँ पे नंबर 8 में डिवीजन ऑफ वर्क की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, काम के बंटवारे के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट के रूप में यहाँ हम लोग देखते हैं इसको। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ सर। सर फर्स्ट पॉइंट में फ्रॉम के बाद आपने क्या लिखा है? मेंबरशिप। कहाँ? फ्रॉम के बाद फ्रॉम मैनशिप है, मैनशिप। सर ये है क्या, मतलब ये 8 पॉइंट है क्या? 8वां पॉइंट में कहता है जब इतनी चीजें आपका नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा है क्या सर? किस चीज पे बात? नहीं, ये जो है जब उन्होंने क्या नाम है आपका टेलर ने 4 इंपॉर्टेंट रूल अब उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, तो उस प्रिंसिपल के आधार पे उन्होंने कहा कि कोई कंपनी कैसे प्रोसेस अपने 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 कंपनी में कैसे लागू करेगी इन 4 नियमों को। तो उन 4 सिद्धांतों को जानने के बावजूद भी इन्होंने बताया कि इसके लिए आपको ये सब चीजें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जब इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे तब जाके आप कर पाओ। कुल मिला के साइंटिफिक मेथड है ये क्या मेथड है आपका। ठीक, ये मेथड के रूप में आपके 8 के 8 आएंगे कि सबसे पहले मेंटल रिवोल्यूशन, उनका मानसिक क्रांति, उनके अंदर उनके माइंड को पहले शार्प करेंगे, उनकी वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं, मैनशिप होगा। फिर हम अपने काम का अध्ययन करेंगे, फिर उनके वर्क का मेजर करेंगे, किस व्यक्ति को कैसा काम दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। फिर उसके टूल्स उपकरण बनाते हैं कि कौन सा उपकरण क्या क्या कितने कितने उपकरण लगेंगे, टूल्स लगेंगे, इकट्ठा करा। फिर कहते हैं कि सिलेक्ट, अब ऐसे वर्करों को हम सिलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे जो इन टूल्स को यूज कर सके, चला सके। फिर उनके सामने टास्क लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए उनको एक लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप इन द सेंस कि उनको काम करने के लिए कहेंगे अगर आप इतने समय में काम कर दोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम्स होती, प्रोत्साहन होता है। जैसे पावलोव के सिद्धांत में उसको क्या पुनर्वर्ण बार बार देते ना रोटी दिखाकर, तो इसको कहते हैं वर्क एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। हम अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ उनके यूनियन ट्रेड के भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का हम विभाजन कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं आपकी। जी सर। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? जी सर। मॉर्निंग में होगी क्लास? नहीं, मॉर्निंग में नहीं होगी क्लास, इवनिंग में ही होगी। जी सर। चलिए ठीक है, ये कौन चला गया? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये चले कौन? अच्छा शैली चलेगी, चलो ठीक है, गुड नाइट। चलिए ओके, गुड नाइट। जी सर। गुड नाइट सभी को, जय हिंद।